और मेरे होनहार अफसरों। कैसा फील हुआ सुनकर अफसर? काफी अच्छा फील हुआ होगा आप लोगों को, है ना? बेटा इस वर्दी के लिए ना खुद को घिसना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा इस वर्दी को पाना। आप भी जानते हो कि इतना कंपटीशन क्या बढ़ चुका है ना? चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत को और घिसने के लिए ये हमने क्या किया है, हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ मैं, स्पेशली हिंदी वाला आपका, है ना? जो आपका यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक रामबाण की तरह आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको, है ना? और ये बात तो आप भी जानते हो कि इस क्लास को, जब ये क्लास होगी उसके एक दिन पहले आपकी जो पीडीएफ होती है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको पास में मिल जाती है एक दिन पहले। क्योंकि एक दिन पहले आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिन बच्चों को डाउट हो वो आकर इस क्लास को देख लें आकर, है ना? और ये मतलब सलाह हमारे एक विद्यार्थी थे, उन्होंने हमको दी थी, और ये सच में काफी अच्छी है ना? इससे क्या होता है, इससे मतलब आप सभी लोग काफी अच्छे से खुद को और ज्यादा तराश सकते हो, है ना? तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन बेटा वो क्या है? तो वो है आपका, कोशिश दमदार होनी चाहिए। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो वक्त भी और किस्मत भी आपकी दोनों चेंज होगी, है ना? इसी बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? तो बेटा याद रखिएगा, जिस दिन वक्त बदलता है उस दिन चीजें आपके पास में फिर से वापस आ ही जाती हैं। इसलिए इस टाइम पर रोने से कुछ नहीं होगा, बस अपना काम करते रहिए, है ना? जो अपनों से, जो खुद से और अपनों से जो वादा किया है आपने, उसको पूरा कीजिए, है ना? रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। बस आगे देखिए आपका फ्यूचर क्या है और आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है ना? चलिए फिर, आज की आपका पहला सवाल क्या है बेटा? तो वो है आपका, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? आप सभी जानते हैं कि ये जो हिंदी है बेटा, वो भारतीय जो भाषा है ना, जो परिवार है उसकी भाषा है आपकी, है ना? और जो आपका भारतीय जो मतलब परिवार है बेटा, वो सबसे बड़ा परिवार है, और ये सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसमें आपका अंग्रेजी, रूसी, है ना, और फारसी आपका, जैसे आपका हो गया पंजाबी हो गया, जर्मन हो गया, और नेपाली ऐसी भाषा इसमें आती है ना? ठीक है ना? तो इसका आपका हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब बताइए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बता दीजिए। सबको पता होगा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, है ना? कौन कौन से बेटा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और आखिरी में आपका निजवाचक, है ना? बेटा इतने सिंपल सवाल भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये मत सोचिए कि मतलब ये सिंपल सा सवाल आप कर लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना, जब आपके हाथ पर फूल रहे होते हैं, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आप गलत करके आते हो। ये प्रैक्टिस सेशन आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि आपके हाथ पर फूलना बंद हो जाए, ठीक है ना? चलिए, तो इसका क्या होगा बेटा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है आपसे, कि आपको बताना कि इनमें इसमें आपका कौन सा अलंकार है, ठीक है ना? क्या बेटा, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? आपको उदाहरण क्या दिया हुआ? उदाहरण दिया हुआ आपका, बांधा था। बांधा था विदु को किसने? बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? बताइए बेटा इसमें कौन सा आपका अलंकार है? अगर आपने ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ, आपने ये पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या बेटा, मोतियों से भरी हुई
जो प्रिया की मांग की गई है ना, यानी कि विदु हो गया या चंद्र आपका हो गया है ना, चंद्र से मुख, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीजें हैं यहाँ पर आपकी बड़ा चढ़ाकर आपको बताई जा रही है ना। तो इसलिए इसमें हो जाएगा आपका अतिशोक्ति। कौन सा बेटा? तो इसमें आपका हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार, आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पर क्या, इस मतलब कि आपको ना बड़ा चढ़ा कर मतलब बताया गया है कि चेतक में इतनी फुर्ती थी है ना, इतनी शक्ति थी कि मतलब जब तक आपके जो, जब तक राणा जी थे, जब तक उन्होंने सोचा, तब तक जो चेतक था वो अपना पार कर चुका था, है ना। तो बेटा यहाँ पर आपका हो गया अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है ना। अगर हम श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार क्या होता है, ये बात आप ही जानते हो। श्लेष मीन्स क्या होता है? श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, है ना। क्या होता है बेटा श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, है ना। जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर आपका श्लेष अलंकार आपका आता है ना। जैसे मंगन को देख पच देत बार बार, कहने का मतलब ये है कि मांगने वाला जो है वो पच मीन्स होता है वस्त्र या दरवाजा, है ना। मतलब जो चीजें जो है मतलब वो आपकी चिपकी हुई है ना। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानुष चून। ये सब किसके बेटा, ये सब आपके श्लेष अलंकार के आपके एग्जाम्पल्स है ना। उसी प्रकार से अगर हम विरोधाभास की बात करें, आप ये नाम समझ के मतलब पढ़ के समझ पा रहे होगे कि जहां वाक्य में विरोध का क्या हो बेटा, आभास प्रकट हो, है ना, परंतु विरोध आपका ना हो, तो वहां पर आता है आपका विरोधाभास आपका आता है ना, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद में अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम, अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करें, अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करें तो जहां उपमेय में क्या होता है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, है ना। क्या की जाए बेटा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर क्या होता है आपका, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होता है ना। जैसे उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। तो ये सब हो गए आपके क्या बेटा, उत्प्रेक्षा का आपका एग्जाम्पल। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या बेटा, तो अगला सवाल आपका है कि आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका अलंकार होगा, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या बेटा आपका, तो एग्जाम्पल आपका है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो बताइए इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा सही से तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपकी ऊषा में नागरी हो गया आपका, है ना, या अंबर में पनघट हो गया आपका, या तारा में घट हो गया, ये सब क्या है बेटा बताइए। तो ये सब जो मतलब आपका क्या है, इसमें मतलब उपमेय का क्या है, उपमान के रूप में क्या दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा रूपक। रूपक का मतलब क्या होता है, रूप में करना, है ना, किसी को मतलब एक्सप्रेस करना अपना, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। इसको और भी एग्जाम्पल ऐसे आपका मान लीजिए, मनोज सचिन के समान क्रिकेट खेलता है ना। बात समझ में आई? यानी कि जो मनोज है वो क्या है, सचिन के रूप में आपको मतलब एक्सप्रेस किया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है आपका 5 नंबर का, वो क्या है, देखिए इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा, किसका बेटा, भूगोल, है ना। क्या होगा बेटा भूगोल, बताइए इसका क्या, किसका, खगोल होगा, इतिहास होगा, समाज होगा या पाताल होगा। तो इसका होगा आपका खगोल। क्या होगा बेटा आपका, तो इसका आपका होगा खगोल, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इतिहास का विलोम होगा बेटा क्या आपका, इतिहास का होगा आपका भविष्य, ठीक है ना। इतिहास का आपका होगा भविष्य, समाज का आपका होगा व्यक्ति, क्या होगा, समाज का आपका होगा व्यक्ति, और पाताल का होगा आपका आकाश। आकाश पाताल हो गया आपका, है ना, व्यक्ति
एक होता है, समाज पूरा होता है ना। भविष्य आप जानते हो, इतिहास आपका जो हो चुका है, पास्ट आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 6, निम्न में से सही शब्द कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है, शुद्ध है आपका, है ना। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सही से जो कृतघ्न है आपका, ये आपका सही लिखा हुआ है ना। बाकी जो है आपके वो आपके गलत लिखे हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। किसके भाई, कौन बेटा, प्रेमचंद आपके। तो प्रेमचंद ने क्या लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा आपका हंस, है ना। प्रेमचंद ने हंस नामक पत्रिका का क्या किया है, संपादक किया है बेटा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका ज्ञानोदय है आपका, क्या बेटा, जो आपका ज्ञानोदय पत्रिका है, ये किसने किया, ये किया है गंगाधर, किसने बेटा, गंगाधर भट्टाचार्य ने। किसने किया है, गंगाधर भट्टाचार्य ने किया है, ठीक है ना। क्या संपादक किया है आपका, है ना। उसी प्रकार से आजकल की बात की जाए तो ये किया आपका राकेश, राकेश रेणु ने। किसने किया बेटा, तो ये किया है राकेश रेणु ने, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर दिनमान की बात की जाए तो ये किया है सच्चिदानंदन हीरानंदन बात्सल्य या मतलब रघुवीर सहाय ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। किसका बेटा, इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अब देखिए बादल का मतलब होता है नीरद, है ना, नीरद, ठीक है ना। जो नीरद है बेटा वो आपका बादल का पर्यायवाची है। और बोले तो बादल क्या हो सकता है बेटा, और बादल क्या हो सकते हैं आपके, जलद हो गया आपका, है ना, अब्र हो गया, मेघ हो गया, धर हो गया, जलधर हो गया आपका, ये सब होते हैं बादल के पर्यायवाची, है ना। अगर हम अनिल की बात करें, जो अनिल है वो क्या बेटा, वो है आपका बयार हो गया, पवन हो गया, वायु हो गया, हवा हो गया, समीर हो गया, ये उसके एग्जाम्पल है, समझ रहे हो ना, पर्यायवाची है। उसी प्रकार से अगर नीरज की बात की जाए, जो नीरज होता है वो किसका होता है बेटा, वो होता है आपका कमल का, ठीक है ना। कमल हो गया आपका, है ना, सरोज, पुष्कर, ये सब किसके हैं, ये सब आपके हैं कमल के, नीरज के, ठीक है ना। उसी प्रकार से नीरजा की बात की जाए, नीरजा क्या बेटा, नीरजा का मतलब होता है कमल का फूल, है ना। बात समझ में आई। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि प्रॉपर सही तरीके से मतलब क्या लिखा हुआ है ना। अध्यक्षता जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए वाले में प्रॉपर तरीके से आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। बताइए शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका अरि। अरि मीन्स क्या होता है ना। अरि जो है बेटा वो शत्रु क्या है बेटा, वो शत्रु का पर्यायवाची है ना। जैसे बैरी हो गया आपका, दुश्मन हो गया आपका, है ना। उसी प्रकार से अगर कुपात्र की बात की जाए, है ना, यानी कि अयोग्य, मतलब जो प्रॉपर तरीके से मतलब योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, उसको हम कुपात्र भी बोल सकते हैं, है ना। बात समझ में आई बेटा। चलो अब देखिए इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। कैसी बेटा, आंचलिक है। आपको बताना कि इनमें से किसकी पृष्ठभूमि आंचलिक है। किसकी बेटा, जो मैला आंचल है, क्या बेटा, जो आपका मैला आंचल है ना, वो उपन्यास किसने लिखा है, तो वो लिखा हुआ है फणी स्वरनाथ रेणु लिखा हुआ है ना। और ये कैसा, ये आपका आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है, किससे, मैला आंचल से। बात समझ में आई, क्या आती, मैला आंचल से मतलब शुरुआत मानी जाती है ना। चलिए अब देखिए आंध्रक का तद्भव क्या है। क्या होता है बेटा बताइए, आंध्रक का मतलब होता है अदरक। क्या होता है अदरक का मतलब, तो वो होता है अदरक, ठीक है ना। बात समझ में आई। और आर्द्र का जो अर्थ है वो है आपका गीला या नम। क्या बेटा, गीला या नम, ओके।
बात समझ में आई। और अदरक ख और अदरक, ये दोनों मतलब गलत शब्द हैं आपके, ठीक है ना। वो होता है आपका अदरक प्रॉपर जो होता है आपका। अब देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? किसने कहा बेटा? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। किसने कहा है? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है आपका, है ना। चलिए अब देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम है आपका? बताइए। आंत, आंक, अंक, अंजलि। जो अंक है बेटा, वो आपका तत्सम शब्द है। क्या है आपका? तत्सम शब्द कौन सा है आपका? अंक है आपका, ठीक है ना। और अंक का तद्भव क्या होता है? तो अंक का तद्भव होता है आपका आंख, ठीक है ना। क्या होता है आपका? आंख आपका रहता है ना, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपका आंत, आंख, अजूरी जो है, ये आपके तत्सम है आपके, मतलब ये आपके तद्भव है आपके, ठीक है ना। अब इनके तत्सम क्या होंगे? आंत का होगा बेटा आपका क्या? आंत का आपका होगा आंत्र, ठीक है ना। आंत्र आपका हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आग का होगा आपका अर्क। क्या होगा आपका? इसका आपका होगा अर्क, ठीक है ना। उसी प्रकार से अंजलि का होगा आपका, क्या होगा अंजलि का आपका? तो अंजलि का आपका होगा अंजलि। बात समझ में आई? चले आगे बढ़े। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? कौन से बेटा बताइए। प्रथम सूफी कवि की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। कौन है बेटा वो? तो वो है आपके एक ही मुल्ला दाऊद। कौन है आपके बेटा? तो वो है आपके मुल्ला दाऊद आपके हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? किसकी बेटा? सांप्रदायिकता की त्रासदी है। ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है तमस में, है ना। तमस रचना जो पृष्ठभूमि है वो कैसी बेटा? सांप्रदायिकता की त्रासदी है ना। बात समझ में आई? चलिए, किसमें? इसका हो गया आपका तमस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अब यह है आपका अनसीन पैसेज, यानी कि अपठित गद्यांश, है ना। इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप इसका ना क्या करेंगे? आंसर देंगे। और आपके एग्जाम में इस प्रकार का एक गद्यांश आपका आना तय है ना। तो सवाल क्या है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो क्या था बेटा? फकीरी का, है ना। मैं इसको पहले पढ़ चुका हूं, इसलिए मतलब मैं इसका आंसर दे पा रहा हूं। आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसको आंसर आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे पास तक टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं मतलब फटाफट आपको करवा रहा हूँ। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, अगला सवाल बेटा आपका है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो कैसा था बेटा आपका? तो वो था आपका विनम्र सेवक के रूप में। कैसा था बेटा आपका? तो उनका था विनम्र सेवक के रूप में उनका वो था संबंध। आगे देखिए, सवाल है आपका कि सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो वो था सांसारिक कार्य, ठीक है ना। उसमें वो विलीन नहीं होते थे, है ना। अब देखिए, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी है? बताइए बेटा, संचारी भाव की संख्या कितनी है बेटा? तो वो है आपकी 33। कितनी है आपकी? तो वो है आपकी 33 आपके संचारी भाव आपके होते हैं, है ना। और ये मतलब भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार है बेटा? तो ये है आपका भरत मुनि, है ना। किसका बेटा? तो जो आपके भरत मुनि हैं आपके, उनके अनुसार कितने? 33 है आपके, ठीक है ना। और जो मतलब महाकवि देव ने कितने माने? उन्होंने 34 माने हैं। याद रहेगा, किसने? महाकवि ने। महाकवि
महाकवि देव ने कितने माने बेटा? तो इन्होंने माने हैं 34। ठीक है ना। अगर मान लो आपके एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाता है तो आपसे आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो कौन सी थी बेटा ऐसी पत्रिका? तो वो थी आपकी समन्वय, है ना। जो कि आपका ऑप्शन बी है आपका, वो आपका करेक्ट है आपका। ठीक है ना। चलिए, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अब देखिए, अनुनासिक, बात समझ में आई। नासिक मतलब नाक, है ना। और अनु मीन्स मुंह से आपका, मतलब जो आप कंठ रहता है आपका, है ना, मतलब मुंह जो रहता है आपका। बात समझ में आई बेटा आपको, है ना। यानी कि बेस्वर जो का उच्चारण स्थल नाक और मुंह से है तो उनको बोलते हैं अनुनासिक। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे बेटा? तो उनको हम बोलेंगे अनुनासिक, है ना। ठीक है ना। जैसे मतलब आपका अंडा बड़ा आपका हो गया, ना माँ हो गया आपका, ये सब क्या है? ये सब आपके अनुनासिक हैं आपके, है ना। नाक का तो पता ही है आपका, क्या पता है बेटा आपका, है ना। ओष्ठ भी आप जानते हो, जैसा उ हो गया, फा वा भा मा हो गया, सब किसके होते हैं? ये सब आपके ओष्ठ से होते हैं आपके, है ना। चलिए आगे बढ़े। सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किससे होता है बेटा? तालु से हो रहा है आपका, है ना। अब बताइए, तालु से कौन सा होता है आपका? बताओ बेटा। तो वो होगा आपका जा, है ना। क्या होगा? जा होगा आपका, है ना। जैसे जो आपका जा और जो चा उच्चारण करते समय जो होता है वो क्या होता है? जीवा जो होती है आपके वो तालु का करती है, स्पर्श करती है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य वर्ण। ठीक है ना। जैसे ई, च, छ, ज, छ, या, है ना। ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब आते हैं आपके तालु में, यानी कि तालव्य में आपके। तो जा जो होगा आपका वो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, सवाल है आपका कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? यानी कि जिनका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा? तो उनको बोलेंगे हम अग्रज। ठीक है ना। और जो आपका अग्रज होता है उसका मतलब क्या होता है? आगे चलने वाला, है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है आगे चलने वाला। ठीक है ना। उसी प्रकार से अग्र मतलब होता है अगला भाग। क्या होता है अग्र मीन्स? तो अग्र मीन्स होता है अगला भाग। ओके। चलो आगे बढ़े। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? बताइए बेटा, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? पकवान, पारा, पंख, पवन। तो जो पवन है बेटा वो क्या आपका? वो आपका तत्सम शब्द है ना। और इसका तद्भव होता है पौन। क्या होता है तद्भव आपका? तो वो होता है इसका पौन। ठीक है ना। बात समझ में आई? अब बात करें इसकी आपके पकवान की, तो पकवान का होता है पकवान, है ना। और पारा की बात करें तो पारद होता है इसका तत्सम। पारा क्या होता है? पारद। ओके। उसी प्रकार से पंख का क्या होता है बेटा? पक्ष। एक सेकंड, पक्ष आपका, है ना। चलो सवाल है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? बताइए बेटा, कौन सा वर्ण आपका पंचमाक्षर है, यानी कि पांचवा अक्षर है आपका। ठीक है ना। जैसे आप जानते हो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा, ता और
पावर हो गया आपका, है ना। तो उसके हिसाब से आपको जो आखिरी पंचमा जो पांचवा जो अक्षर रहेगा, है ना, जैसे आपका गा वा ड़ा ना मा, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब आपके होते हैं पंचमा अक्षर, यानी कि पांचवें अक्षर होते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें जो माँ है बेटा, जो क्या है बेटा, जो माँ है आपका, वो आपका पंचमा अक्षर होगा आपका, ठीक है ना। क्या होगा आपका, तो जो माँ है बेटा वो आपका पंचमा अक्षर होगा आपका। चलिए आगे बढ़े। सवाल है आपका क्या, कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी कि एक वचन और बहुवचन तो आप जानते ही होंगे, है ना। लड़का हुआ, माता हुआ, किताब हुआ, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके एक वचन है। लेकिन जो प्राण है बेटा आपका, वो क्या आपका, वो आपका बहुवचन है। क्या है बेटा, प्राण आपका बहुवचन है ना। आगे बढ़िए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था बेटा, बताइए। तो वो मिला था मलयालम का, ठीक है ना। किसको मिला था बेटा, मलयालम भाषा के लेखक को मिला था, है ना। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ओके। और ये किसको मिला था, तो ये मिला था आपको किसको, शंकर कुरूप को। कौन थे बेटा आपके, एक सेकेंड, कौन थे, तो वो थे आपके शंकर कुरूप, है ना। शंकर कुरूप जी को मिला था, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, बताइए। इनमें से कौन सा आपका ऊष्म व्यंजन है। पहले तो आप ये बताइए कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है, पता है ना। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, मुंह जो होता है ना, मुंह जो हवा निकलती है, वो घर्षण के साथ में निकलती है ना। और साथ थोड़ी सी मतलब हीट भी मतलब निकलती है वहां से, मतलब हीट भी मतलब आपका मतलब घर्षण होता है आपका, फ्रिक्शन होता है आपका, है ना। बात समझ में आई। और ऐसे व्यंजन महाप्राण व्यंजन भी क्या करते हैं, कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन भी कहलाते हैं। तो कौन सा होगा बेटा, तो वो होगा आपका हा, है ना। तो हा जो है आपका बेटा, वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है आपका, है ना, ठीक है ना। क्या है आपका, ऊष्म व्यंजन आपका है ना। आप तो जानते होगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है ना। जाके उठाइए किताब पे हिंदी वाली कॉपी, उसको रिवाइज कीजिए, है ना, एक बार फिर से। देखिए, बी रस में इनमें से कौन से गुण की प्राधान्यता रहती है, किसकी बेटा, वी रस की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। किसकी बात हो रही है, बी रस की बात हो रही है। तो किसकी प्रधानता रहती है बेटा, तो वो रहती है ओज की। किसकी, ओज की, ओज, है ना। बात समझ में आई। किसकी रहेगी आपकी, ओज की रहेगी आपकी, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक। चले आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, कि इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब बताइए, इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, निम्नगा आपकी है, सहिता आपकी है, आपगा भी आपकी नदी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। सॉरी, मतलब आपगा भी आपका नदी का पर्यायवाची है ना। परंतु जो आपका आपदा है, आपदा मीन्स क्या होता है, विपत्ति हो गया आपका, है ना, समझ पा रहे हो? मुसीबत आपका, तो ये होता है आपका आपदा, है ना। तो आपदा जो है बेटा, वो आपका पर्यायवाची नहीं है, किसका, नदी का। अब देखिए, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है, भैया कौन सी बेटा, तो वो है आपकी, कौन सी, तो वो है आपकी
सिंपल सी बंगला भाषा आपकी, है ना। ये किस में आती है बेटा, तो ये आपका मगधी में आपका आता है ना। और इसमें आपका बिहारी हो गया, असमी हो गया, आपका बंगाली हो गया, मैथिली हो गया, मगरी, भोजपुरी और बघेली, छत्तीसगढ़ी जो होती है, ये सब मतलब भाषाएं आपकी आती हैं, है ना। चलिए अब देखिए, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। किसके हिसाब से बेटा, लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, है ना। तो किसका हुआ था बेटा, तो वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था, तो वो हुआ था आपके आंध्र प्रदेश का हुआ था, है ना। बात समझ में आई। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1953 में, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो तेलुगु भाषा थी वो मतलब लोग ज्यादा थे, तो यानी कि जो तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है बेटा, तो वो बोली जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए सवाल है आपका, हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता है ना। कितनी होती है बेटा, तो वो होती है 52, 52, है ना। कैसे होती है सभी जानते हो। स्वर 11 है आपके, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन आपके 4, द्विगुण व्यंजन आपके 2, है ना। अनुस्वार आपका, या मतलब बोले तो चंद्र वृद्धि जो होती है आपकी 1 हो गया आपका, विसर्ग आपका हो गया, है। तो कितने हुए बेटा आपके, तो ये हो गए आपके टोटल आपके 52, है ना। चले आगे बढ़े। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। किसकी बात हो रही बेटा, तो ये बात हो रही है आपकी परंपरा से चली आ रही बात के हिसाब से, है ना। तो इसके लिए बोलेंगे अनुश्रुति। क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको हम बोलेंगे अनुश्रुति बोलेंगे, है ना। यानी कि परंपरा से चली आ रही बात को, है ना। उपकारी किसको बोलते हैं, जो उपकार या भलाई करने वाला हो, तो उसको बोलेंगे उपकारी, है ना। और लोकोक्ति तो आप जानते ही हो क्या होती है, बहुत अधिक प्रचलित हो और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य में क्या हो आपका बोला जाए, तो उसको बोलते हैं लोकोक्ति, है ना। बात समझ में आई। और प्रतिश्रुति क्या होती है, यानी कि वह पत्र या मतलब लेखन जिसमें किसी बात की प्रतिज्ञा की गई हो। बात समझ में आई। प्रतिश्रुति यानी कि प्रतिज्ञा की गई हो वह पत्र। चलिए अगला सवाल आपका है, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यार होना, या एक कोने में पड़े रहना। नाक का बाल होना मतलब होता है इसका कि अधिक प्यार होना, है ना। जैसे अभी मतलब आपका वैलेंटाइन वीक आने वाला है ना। बहुत से मतलब यहाँ पर कबूतर कबूतरियां मतलब अपना वो दिखाएंगे कि हाँ ये है वो है। लेकिन ये बात याद रखना कि बेटा आपका एग्जाम भी आने वाला है ना। तो चीजें उतनी ही करना जितनी आप कर सको, फालतू में बदनामी मत लेके जाना, है ना। चलो अब बाकी आप सभी समझदार हो, बच्चे तो रहे नहीं आप लोग हो, बड़े हो चुके हो, कल को अफसर बनोगे, है ना। चले सवाल है आपका, चंदायन, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। तो किस पर बेटा, तो वो है आपकी चनैनी पर। किस पर है, तो वो है आपका चनैनी पर, है ना। कौन सा, चंदायन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किसका बेटा, आसमान का। क्या वह व्योम है, भाषण है, रसाल है, केतन है। तो कौन सा बेटा, तो इसका होगा आपका व्योम। व्योम मीन्स होता है आसमान। क्या होता है, व्योम मीन्स होता है आसमान, है ना। उसी प्रकार से रसाल किसको बोलते हैं, रसाल मतलब सौरभ आपका, मादक आपका हो गया, है ना। केतन मीन्स होता है झंडा। क्या होता है केतन मीन्स, केतन का मतलब होता है झंडा, झंडा आपका, ठीक है ना।
बात समझ में आई? क्या होता है बेटा आपका? तो केत्र का मतलब होता है आपका झंडा, है ना? जिसे हम ध्वज भी बोल सकते हैं। चलिए, आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? इनमें से समष्टि का विलोम क्या होगा? किसका बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, समष्टि का विलोम क्या होगा, है ना? समष्टि का होगा आपका व्यष्टि। व्यष्टि समष्टि, है ना? क्या व्यष्टि का मतलब पता क्या होता है? बताओ क्या होता है? यानी कि समष्टि का सदस्य या व्यक्ति। और समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता। क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है, समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता। ठीक है ना? बात समझ में आई? उसी प्रकार से 80 का आपका हो जाएगा नस्ती आपका, है ना? नास्ती, सॉरी, हाँ, नास्ती। नास्ती। विशिष्ट का आपका हो जाएगा साधारण आपका, है ना? साधारण। व्यष्टि। अष्टि का मतलब क्या होगा? शिष्ट। अशिष्ट, शिष्ट, है ना? शिष्ट। अब देखिए आज का आखिरी सवाल बेटा वो क्या है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या बेटा? खेत रहना। तो इसका मतलब होता है वीर गति पाना, है ना? क्या होता है? वीर गति पाना। ठीक है ना? तो ये था बेटा आपका आखिरी सवाल आज का। तो बाकी तो ये आपको यहाँ पे कर ही दिया होगा, मुझे पता है कि आप सभी लोग समझदार हो, है ना? और जो इसकी पीडीएफ होती है बेटा, है ना? जो आपकी पीडीएफ होती है वो कहाँ मिलती है बेटा? तो वो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती है ना? बाकी आप इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या मतलब एक्स पर आप जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम मतलब कभी कभार शॉर्ट्स भी आपको यहाँ पर डाल देते हैं, है ना? और इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? लिंक तो पता ही कहाँ मिलती है। चलिए फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।